हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस कार्डिक मॉनिटरिंग, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में हम सीएनएस मॉनिटरिंग पढ़ के मॉनिटरिंग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं, जो एडवांस कार्डिक मॉनिटरिंग की जो मेथड्स हैं, जो भी अलग अलग मॉनिटरिंग्स होती हैं, उनके बेसिस पे हम एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ हम समझते चलेंगे उनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सा माना जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा मेथड जो हर तरीके से क्या हो, सबसे अच्छा हो, बेटर हो सब लोगों से, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपेयर किया जाता है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड से। तो ऑप्शन हमारे पास में NIBP, TEE, CVP, IBP। तो फुल फॉर्म क्या है इनकी, NIBP की नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, TEE की क्या है, ट्रांस ईसोफेजियल एक्कोकार्डियोग्राफी, CVP का मतलब है सेंट्रल वेनस प्रेशर, और जो लास्ट ऑप्शन है IBP, इसका मतलब है कि इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा इन्वेजिव ब्लड प्रेशर है, जो कि आर्टरी से मेजर किया जाएगा, उसको हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक्चुअल जो BP होती है हमारी, वो हमको क्या बताता है, एक्चुअल BP बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स। तो ऑप्शन हमारे पास में कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर बेस्ड ऑन एवरी बीट, सेकंड ऑप्शन है रियल टाइम वेंट्रिकल इजेक्शन वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है टिश्यू परफ्यूजन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखा जाए तो क्या करता है ये, कंटिन्यूसली क्या बता रहा है हमको, ब्लड प्रेशर बता रहा है पर बीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रियल टाइम वेंट्रिकल इजेक्शन वैल्यू, मानते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है और ये एक्चुअल जो BP होती है रियल टाइम में वो बताता है, पर ये रियल टाइम में वेंट्रिकल का इजेक्शन वैल्यू ये नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है वहाँ तक पहुँचने की। टिश्यू परफ्यूजन भी ये इतना नहीं बता पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका भी गलत हो गया। तो सबसे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमेशा ऑल ऑफ दीज के टिक नहीं करना होता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर बेस्ड ऑन एवरी बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर इन एक्चुअल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये बोल रहा है कि इनमें से IBP और NIBP में से जो एक्चुअल में दोनों में से कौन सा हायर होता है, मेजर करेंगे। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि किसी के भी अंदर आप मेजर करेंगे तो इन दोनों में से हायर कौन सा मिलेगा हमको। तो ऑप्शन है NIBP, IBP, बोथ आर इक्वल, एनी ऑफ द अबाव कैन बी मोर इन वैल्यू। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बता रहा है कि इनमें से कोई सा भी ऊपर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि दोनों बराबर होते हैं। और पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, NIBP और IBP। तो मैं आप दोनों को बता देता हूँ आपको अब, कि जो NIBP होती है वो क्या की जाती है, नॉन इन्वेजिव मेथड है। ठीक है, मतलब बाहर से मेजर किया जा रहा है। तो जब बाहर से मेजर करेंगे और एक IBP यानी कि रेडियल आर्टरी के थ्रू हम, जो कोई भी आर्टरी के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं, तो दोनों में से ऑब्वियसली बात है मोर करेक्ट कौन सा बताता है, IBP बताएगा। और दोनों में से ज़्यादा भी कौन सा बताएगा, IBP बताएगा, क्योंकि ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको ब्लड प्रेशर की। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। IBP क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी थोड़ा सा NIBP से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड डिफरेंस बिटवीन IBP एंड NIBP। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस आता है, कि जैसे कि NIBP की रीडिंग्स 120/80 आ रहे हैं, तो NIBP में कितनी आ रही थी, 120/80 आ रही थी। तो IBP में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा आता है, जैसे कि 125/85 मान सकते हैं, 83 मान सकते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक्चुअल डिफरेंस, तो वो कितना माना जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली, तो वो मोस्ट कॉमनली माना जाता है 5 to 8 mmHg। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास में, रेडियल आर्टरी इज चूजन एज फर्स्ट चॉइस फॉर आर्टीरियल कैनुलेशन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रेडियल आर्टरी को हमेशा फर्स्ट चॉइस दी जाती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, डोर्सल पेडिस एज चूजन एज सेकंड चॉइस फॉर आर्टीरियल कैनुलेशन। अगर रेडियल आर्टरी में नहीं हो पा रहा है तो दूसरा चॉइस हम इसको देते हैं, डोर्सल पेडिस आर्टरी को। अदर चॉइसेस ऑफ आर्टीरियल कैनुलेशन आर ब्रेकियल एंड फेमोरल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाना चाहा कि मोस्ट कॉमनली 4 आर्टरी यूज़ होती हैं। सबसे पहले नंबर पे रेडियल आर्टरी, वो नहीं हो पा रही है तो डोर्सल पेडिस, वो भी नहीं हो पा रही तो ब्रेकियल और फेमोरल भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज़ यूज टू असेसिंग पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। इसका जो क्वेश्चनिंग नंबर है वो गलत हो गया है, तो उसको इग्नोर मारें, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें कि कौन सा जो टेस्ट है वो असेसिंग ऑफ अल्नर आर्टरी को अच्छे से पता लगा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो अल्नर आर्टरी है वो होती कहाँ पे है, अल्नर आर्टरी होती है हमारे हाथ में रेडियल आर्टरी के बाजू में।
ठीक है। रेडियल आर्टरी क्या होती है, हमारे थंब के पास से जस्ट निकलती है वो आर्टरी, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी थंब के नीचे, उसके बाजू में कौन सी हो गई, अल्नार आर्टरी, ठीक है। तो अब ये दोनों का काम क्या है, दोनों क्या करती हैं, हमारे हाथ को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। और जो दोनों किसको सप्लाई कर रही हैं, अपने पाम को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, फिंगर्स, पाम को। तो इन दोनों की वजह से क्या बेनिफिट हो रहा है कि अगर इन दोनों में से अगर एक ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी क्या करेगी, दूसरी फिर भी सप्लाई करती रहेगी हमारे हाथ को, यानी पाम को। तो इसमें क्या हमको बेनिफिट मिलता है कि इन दोनों में से एक आर्टरी को हम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं फॉर आर्टीरियल कैनुलेशन। तो इन दोनों में से कौन सी आर्टरी को चूज़ किया जाता है, हमेशा रेडियल आर्टरी को चूज़ किया जाता है। अब जब रेडियल आर्टरी को हम चूज़ कर रहे हैं कैनुलेशन के लिए, तो बाई चांस अगर ये थोड़ी थ्रोम्बोसिस वगैरह कुछ हो जाता है इसके अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्नार आर्टरी फिर भी सप्लाई करती रहेगी हाथ को, ठीक है। तो इसकी वजह से रेडियल आर्टरी इसीलिए चुनी जाती है कि अगर इसको कुछ हो भी गया तो अल्नार आर्टरी इसको कम क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी इसके ब्लड फ्लो को। तो इस वजह से अब क्या करेंगे, हम रेडियल आर्टरी कैनुलेशन कर रहे हैं तो पहले हमको क्या कर लेना है, अल्नार आर्टरी का टेस्ट कर लेना है कि अल्नार आर्टरी इसकी ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, पेटेंसी उसकी है कि नहीं पूरी। तो वो कैसे टेस्ट किया जाता है, जो रेडियल आर्टरी है और अल्नार आर्टरी है, दोनों को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, ठीक है। दोनों को प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद क्या करेंगे, अल्नार आर्टरी वाले से हम हाथ हटा लेंगे, यानी कि हाथ को छोड़ देंगे वहाँ से प्रेशर। पर रेडियल आर्टरी पे अभी भी हम क्या कर रखें, प्रेशर बना के रखें। इसकी वजह से क्या होगा, रेडियल आर्टरी के पास से जो ब्लड फ्लो था वो आगे जाएगा नहीं, अल्नार आर्टरी के पास से ब्लड था अब वो जा पाएगा। अगर थोड़ी देर में हाथ क्या होता है, जैसे वाइट हो जाता है दोनों साइड के, हम प्रेस करके रखेंगे, तो जब हम अल्नार आर्टरी वाले को छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से ब्लड फ्लो कंटिन्यू होने लगेगा। तो कंटिन्यू होने लगेगा क्या होगा, हमारे हाथ का रंग फिर से चेंज हो जाएगा, वाइट टू रेड होने लगेगा। तो उसमें जो होता है एक ड्यूरेशन होता है कि इतने ड्यूरेशन के अंदर अगर फिर से हमारा हाथ है वो वाइट से फिर से रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी एकदम अच्छे से है, ठीक है। तो वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, किसके पहले किया जाता है, आर्टीरियल कैनुलेशन के पहले रेडियल आर्टरी में। तो उस टेस्ट का नाम क्या है, ऑप्शन है पैथिक्स टेस्ट, एलन टेस्ट, सिम्पसन टेस्ट और आर्टीरियल कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो आर्टीरियल कंप्रेशन टेस्ट, हाँ ये आर्टीरियल कंप्रेशन होता है, पर इसका मोर करेक्ट एक्चुअल आंसर क्या जाएगा इसका, एलन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ये डिसाइडेड मतलब क्राइटेरिया हो रखा है कि रेडियल और अल्नार की मतलब टेस्ट किया जाता है पेटेंसी के लिए, और उसके लिए क्या नाम दिया गया है इसको, एलन्स टेस्ट। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्सलाइन कंटेन्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ हेपेरिन, ऑप्शन है 200, 500, 1000, 800। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि हेप्सलाइन होता क्या है। जो सलाइन की बोतल होती है NS वाली, उसमें क्या किया जाता है, हेपेरिन ऐड किया जाता है, किसके लिए, जब CVP लाइन हम एंटर कर रहे हैं, CVP लाइन हम इंसर्शन कर रहे हैं प्रोसीजर, तो उसके अंदर भी फ्लश करने के लिए हेप्सलाइन यूज़ किया जाता है। जो आर्टीरियल कैनुलेशन कर रहे हैं उसके बाद में आर्टीरियल ट्रांसड्यूसर कनेक्ट करेंगे, ऊपर प्रेशर बैग में हेप्सलाइन ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इससे फ्लश कर सकते हैं आर्टीरियल लाइन को टाइम पे, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस ना हो या फिर ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हेप्सलाइन बनाया जाता है, हेपेरिन होता है क्योंकि उसके अंदर वो क्लोट नहीं बनने देता फ्लश करने पे। तो कितना हेपेरिन हम ऐड करेंगे अब, तो इसका अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर दे रखा है, पर जो पहले भी एक बार एम्स में पूछा जा चुका है, तो मोर करेक्ट इसका आंसर जो चूज़ किया जाता है वो होता है 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो 500 ml की जो बोतल है उसमें 1000 यूनिट्स क्या किए जाते हैं, हेपेरिन के ऐड किए जाते हैं। तो क्या बन जाता है, 2:1 में इसका बन जाता है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल वेन फॉर CVP मॉनिटरिंग इज। तो ऑप्शन है हमारे पास में लेफ्ट IJV, राइट IJV, सबक्लेवियन, फेमोरल। तो आइडियल वेन कौन सी होती है CVP मॉनिटरिंग के लिए, राइट IJV होती है, हमेशा हमको याद रखना है राइट IJV। राइट IJV का मतलब क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVP कैन बी मेजर्ड इन। तो पहली चॉइस तो हमने क्या दी थी, राइट IJV को, उसके अलावा और कौन कौन से कर सकते हैं हम, ऑप्शन है सबक्लेवियन है, बेसिलिक है, फेमोरल वेन है, सिफेलिक वेन है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ब्रेकियल वेन है, अम्बिलिकल वेन है। ये सारी क्या है, इन सभी में CVP मेजर किया जा सकता है। तो ये सभी क्या जाएंगी, CVP कैन बी मेजर्ड इन दिस ऑल ऑफ दीज वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVP नॉर्मल रेंज इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन। जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसके थ्रू, सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू। उसको ट्रांसड्यूस करते हैं, ट्रांसड्यूस करने के बाद में वैल्यू होती है जो CVP प्रेशर जो होता है वो मॉनिटर पे शो होता है हमको। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, अडल्ट के लिए वो दी गई है 3 to 10 सेंटीमीटर S2O और बच्चों के लिए 3 to 6 सेंटीमीटर S2O। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको हमको याद रखना है इसकी वैल्यू को, ठीक है, मैच कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल वेनस कैथेटर इज इंसर्टेड फॉर, ऑप्शन है वेनस एक्सिस, ठीक है, वेनस एक्सिस के लिए सही है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो लंबे टाइम तक आईसीयू में या फिर वार्ड्स में पेशेंट एडमिटेड रहते हैं तो उनको अगर आप कैनुला से टीपीएन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो क्या हो जाता है, वेन्स डैमेज होने लगती हैं डेली उसी वेन, और क्या होता है कि अगर बाई चांस हर दिन तो वह वेन काम आ नहीं पाएगी तो फिर टाइम पे वेन चेंज करनी पड़ती है, कैनुला दूसरा लेना पड़ता है, तो पेशेंट को भी बार बार इरिटेशन होती है, पेन होता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जो पहले से पता होता है कि इसकी कंडीशन सुधरने में टाइम लगेगा, उसको पहले से सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर दी जाती है उस पेशेंट को, ठीक है। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर इज इंसर्टेड फॉर वेनस एक्सेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन, ठीक है, टू मेजर सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर भी इससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन। तो ऑप्शन हमारे पास में इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, वेस्कुलर इरोजन है, न्यूमोथोरेक्स है, एरिथमिया है, एम्बोलिज्म है, परफोरेशन ऑफ राइट एट्रियम है, कार्डियक टेम्पोनेड है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो आप कोई भी प्रोसीजर अगर करेंगे पेशेंट के अंदर, कुछ भी आप कट वगैरह कुछ लगा रहे हैं पेशेंट को, तो ऑब्वियसली चांसेस है इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ब्लीडिंग, जब आप जो निडल इंसर्ट करेंगे वहाँ पेशेंट के सेंट्रल वेनस कैथेटर डालने के लिए, तो निडल पंचर करेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे ब्लीडिंग होनी है, तो ब्लीडिंग भी इसका ठीक है ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है वस्कुलर इरोजन, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा न्यूमोथोरेक्स, हाँ न्यूमोथोरेक्स तो भी हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स कैसे होएगा कि जो हमारी सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं हम आईजीवी या फिर सबक्लेवियन वेन के थ्रू, तो वो कहाँ पे होती है, हमारे नेक वाले पोर्शन, नेक और शोल्डर के बीच में पोर्शन में होती है, ठीक है। उससे जस्ट नीचे हम बात करें तो क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में अगर वो निडल पंचर कर दी तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, तो न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है एरिथमिया, जब सेंट्रल वेनस कैथेटर हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, जब गाइड वायर वगैरह भी डालते हैं अंदर, तो जिससे पता लगता है कि हमको कि पहुंच चुके हैं नहीं पहुंच चुके आप राइट एट्रियम तक, तो उसमें भी क्या होता है जब वहाँ तक पहुंच जाता है तो एरिथमिया आने लगते हैं, टेकीकार्डिया आने लगता है पेशेंट को, तो एरिथमिया भी इसके साइन है। उसके बाद में है एम्बोलिज्म भी हो सकता है, परफोरेशन ऑफ राइट एट्रियम भी हो सकता है अगर ज़्यादा ज़ोर से क्या किया जाए, प्रेशराइज किया जाए तो, और कार्डियक टेम्पोनेड भी हो सकता है, और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सभी ऑप्शन के करेक्ट हैं, ये बेसिकली आपको मैं याद रखने के लिए बताया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन हमारे पास में इफ ट्रांसड्यूसर इज फिक्स्ड एट लोअर देन रिकमेंडेड हाइट दिस विल गिव फॉल्सली हाई रीडिंग फॉर सीवीपी एंड आईपीपी। अब इसी तरह का क्या था क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी बार सीआरई में भी ये पूछा था क्वेश्चन कि अब ये उसको तो चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या क्वेश्चन आया था, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसकी वजह से हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि जहाँ पे फिक्स करना चाहिए रिकमेंडेड हाइट जो होती है ट्रांसड्यूसर की, अगर उसको हम कहाँ फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा नीचे फिक्स कर देंगे रिकमेंडेड हाइट से, तो जो वो ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटरिंग दिखाता है या फिर सीवीपी की जो मॉनिटरिंग दिखाएगा मॉनिटर में, वो क्या दिखाएगा, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, फॉल्स रीडिंग्स हैं, फॉल्सली हाई दिखाएगा। अगर आप उसको रिकमेंडेड हाइट से नीचे करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा, अगर आप रिकमेंडेड हाइट से उसको ऊपर फिक्स करेंगे तो प्रेशर क्या दिखाता है, कम दिखाता है, तो दोनों में उल्टा सिस्टम होता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही दे रखा है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना, बोथ ऑफ दिस इज करेक्ट, इसका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो जैसे कि हम रिकमेंडेड हाइट कैसे डिसाइड होती है ट्रांसड्यूसर की, रिकमेंडेड हाइट होती है जो हमारा पेशेंट जिस पोजीशन में सुपाइन पोजीशन में लाएंगे, उसका जो हार्ट का लेवल है उससे 5 सेंटीमीटर पोस्टीरियरली क्या किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे, जो प्रेशर की रेंज है वो बैलेंस रहे पेशेंट की और किसकी, ट्रांसड्यूसर की। अगर आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर को थोड़ा सा नीचे कर दिए, नीचे करने की वजह से क्या होता है, हाइट डिफरेंस आ गया नीचे की तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके अंदर, ट्रांसड्यूसर की जो कैलकुलेशन वैल्यू उसमें ज़्यादा प्रेशर आएगा। यही अगर आप उसको ऊपर फिक्स कर दिए तो अब प्रेशर कम हो जाता है, तो इस तरीके से इसमें फॉल्स रीडिंग्स आती है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार क्वेश्चन पूछा क्या था एम्स में। क्वेश्चन में ये पूछा था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं जो हमारे ओटी में, वो ओटी में एंट्री करते हैं और उनसे उनकी वजह से क्या होता है, गलती से उनसे ट्रांसड्यूसर गिर जाता है, और उन्होंने क्या किया, ट्रांसड्यूसर को फिक्स कर दिया पेशेंट की जो पोजीशन थी, यानी पेशेंट की जो
प्लेन था, जिस प्लेन में पेशेंट था उससे नीचे की ओर फिक्स कर दिया। तो अब ऑप्शंस थे कि पेशेंट के बीपी का क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला था, जब नीचे फिक्स करेंगे तो बीपी क्या होता है, बढ़ता है, तो फॉल्सली हाई रीडिंग्स आएंगी। तो ये इसका आंसर ठीक था उसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच प्रेशर रेंज इज एक्सेप्टेड फॉर प्रेशर बैग दैट इज़ यूज्ड इन आईबीपी एंड सीवीपी मॉनिटरिंग। तो ये अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आईबीपी और सीवीपी मॉनिटरिंग की कैसे जाती है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, प्रेशर बैग चाहिए होता है, ठीक है, एक हेप्सलाइन की बोतल चाहिए होती है, एक ट्रांसड्यूसर सेट चाहिए होता है, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इस सबको क्या कर देंगे, हम कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, हेप्सलाइन हमने बनाया, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर का सेट कनेक्ट किया, उसको अब क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे आईवी स्टैंड पे, और उसको किसके अंदर हैंग करेंगे हम, प्रेशर बैग के अंदर। अब क्या करेंगे, प्रेशर उसके अंदर फिल करना है, प्रेशर बैग के अंदर कितना प्रेशर हम फिल कर सकते हैं उसके अंदर, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो रेंज होती है कितनी की जाती है, 250 to 300 mmHg इसकी रेंज बताई गई है नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जितना हमारा ब्लड प्रेशर, जितना पेशेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उससे उसको 100 mmHg आप ज़्यादा उसको इन्फ्लेट करें बैग को, ठीक है, ताकि बाई चांस अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होता है कि इसके बीच में, तो 100 से ऊपर तो उसका हाइपरटेंशन बढ़ेगा नहीं, यानी कि 100 से इंक्रीज तो उसका ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। अगर आप इसको कम 200 में कर देंगे, पेशेंट का बीपी पहले 180 था, अगर वो 200 क्रॉस कर गया उसका बीपी, तो क्या होगा, ब्लीडिंग जो ब्लड है वो किसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, जो ट्रांसड्यूसर का सेट है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी प्रेशर की रेंज चुनी जाती है जहाँ तक पेशेंट की बीपी ना आ पाए, ठीक है। तो नॉर्मल क्या चुना जाता है, 250 to 300 mmHg, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन डैश सीवीपी इंडिकेट्स राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब सीवीपी क्या डिटेक्ट करता है, सीवीपी बताता है सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो कि किसको डिनोट करता है, राइट एट्रियम को। तो उसमें ये पूछ रहा है, एक क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर इससे ज़्यादा अगर प्रेशर राइट एट्रियम में है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट साइडेड का हार्ट फेलियर है, मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा, तो ये होता है। तो वो कितना होता है, मोर देन 20 सेंटीमीटर H2O, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवीपी इज़ इंक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीवीपी सबके अंदर बढ़ जाएगा, सिर्फ किसके अंदर नहीं बढ़ेगा, एक्सेप्ट मतलब कि पूछ रहा है कि कौन सा इसमें एक्सेप्शन है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है फ्लूइड ओवरलोडिंग, सही बात है। फ्लूइड, अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो सीवीपी प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ना है। कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर, अगर कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ तो भी सीवीपी क्या होगा, बढ़ेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ तो भी बढ़ेगा। कार्डियक टेम्पोनेट हुआ, कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, डैमेज टू मायोकार्डियम, ठीक है, हार्ट को क्या होता है, डैमेज हो गया, तो उसमें भी क्या होता है, सीवीपी बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद पीप, इसके अंदर भी सीवीपी बढ़ता है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस इन्फेक्शन है, इसके वजह से भी क्या होता है, सीवीपी बढ़ता है। प्लूरल इफ्यूजन लंग्स के अंदर, ठीक है, क्या हो गया, प्लूरल जो कैविटी उसके अंदर इफ्यूजन हो गया, तो भी क्या होगा, सीवीपी बढ़ेगा। हीमोथोरेक्स, इसमें भी क्या होता है, सीवीपी बढ़ता है। कफिंग एंड स्ट्रेनिंग, इसमें भी क्या होता है, सीवीपी बढ़ता है। जब कोई खांसते हैं, स्ट्रेनिंग कर रहा है कोई पेशेंट, तो भी क्या होता है, सीवीपी बढ़ता है उसका। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया एंड शॉक, ये फ्लूइड ओवरलोड से उल्टा हो गया। हाइपोवोलेमिया मतलब कि हमारी जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड की कमी आ चुकी है या फिर शॉक की कंडीशन में जा चुका है। ऐसा कंडीशन जब होता है हमारी बॉडी में, तब क्या होता है कि सीवीपी प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा है वेनोडायलेटर, जब भी ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या होता है, उसका ऑब्वियसली प्रेशर डाउन पड़ जाता है, तो सीवीपी प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्पाइनल एपिडुरल एनेस्थीसिया, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल एपिडुरल एनेस्थीसिया जब भी हम देते हैं पेशेंट को, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, तो हाइपोटेंशन में सीवीपी ऑब्वियसली कम हो जाना है।
नेक्स्ट है जनरल एनेस्थेटिक्स बाई कॉजिंग वेसोडाइलेशन। अब जनरल एनेस्थीसिया हो, चाहे स्पाइनल एनेस्थीसिया हो, चाहे एपिडुरल एनेस्थीसिया हो, जितने भी मोस्टली एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं सबकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। जब हाइपोटेंशन होगा, वो क्या क्यों हो रहा है हाइपोटेंशन, क्योंकि वो वेसोडाइलेशन है, वेसोडाइलेटर हैं सारे, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीवीपी प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सभी में क्या होता है, सीवीपी बढ़ता है, एक्सेप्ट किस में, हाइपोवोलेमिया एंड शॉक, वेनोडाइलेटर्स, स्पाइनल एपिडुरल या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर, इन चारों के अंदर क्या होता है, सीवीपी डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लो सीवीपी विद लो बीपी इंडिकेट्स डैश वाइल हाई सीवीपी विद लो बीपी इंडिकेट्स। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये अजय यादव की बुक से मैंने रेफरेंसेस का दूंगा मैं, तो उसमें भी सबसे अच्छा स्टेटमेंट है उस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनेट हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि ए लो सीवीपी यानी पेशेंट का क्या है, सीवीपी लो दिखा रहा है और इसका बीपी भी कम है। तो ये दोनों जब कंबाइनली हम देखेंगे तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट हम पता लगा सकते हैं कि जब दोनों कम हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है, यानी कि पेशेंट के पास फ्लूइड ही नहीं है। ठीक है, दोनों कम होंगे तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया। और अगर ऐसा हुआ कि सीवीपी बढ़ा हुआ है, यानी कि क्या हो गया, प्रेशर बढ़ा हुआ है और बीपी क्या हो रखा है, वो कम हो रहा है, यानी कि हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर तो प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, जबकि जो आगे बीपी वाला है, लो बीपी इंडिकेट्स मतलब क्या है, वो जो आगे सप्लाई हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में आर्टरी में, वहाँ पे क्या है, क्या जा रहा है, बीपी कम है। एक साइड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक साइड प्रेशर कम हो रखा है, तो दोनों की वजह से इसका मतलब क्या रिजल्ट हो सकता है कि हार्ट तो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसको पंप करने की, ठीक है, पर लो बीपी इंडिकेट्स, यानी कि लो बीपी यानी जा नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहा है हार्ट पर जा नहीं पा रहा है। जब कोशिश कर रहा है जा नहीं पा रहा तो क्या होता है, फेलियर होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, हाइपोवोलेमिया एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब हम राइट साइडेड ही क्यों चुन रहे हैं, लेफ्ट साइडेड क्यों नहीं चुन रहे, क्योंकि जो सीवीपी होता है हमारा, वो कहाँ पे किसके अकॉर्डिंग मतलब मेजर किया जाता है, वो हमेशा राइट साइड ऑफ जो हार्ट है हमारा, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका जब सीवीपी और बीपी का किया जाएगा कंपैरिजन, तो हमेशा राइट साइडेड ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक यूज्ड फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन। ठीक है, जो सेंट्रल लाइन हम इंसर्शन करेंगे तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। ऑप्शन है, सेल्डिंगर टेक्निक, कट डाउन टेक्निक, ट्रोकार टेक्निक, डायरेक्ट पंचर विद ओवर द निडल कैथेटर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में हमको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट पंचर विद ओवर द निडल कैथेटर। इसका करेक्ट आंसर तो क्या याद रखना है हमको, सेल्डिंगर टेक्निक, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो सेल्डिंगर टेक्निक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट पोजिशनिंग इज डन एज ट्रेंडलबर्ग पोजिशन वाइल सेंट्रल लाइन इंसर्शन बिकॉज। अब ये बोल रहा है कि जब सेंट्रल लाइन किसी पेशेंट को इंसर्ट की जाती है, प्रोसीजर किया जाता है कैथेटराइजेशन का, तो पेशेंट की पोजिशनिंग होती है वो स्लाइटली क्या रखी जाती है, ट्रेंडलबर्ग रखी जाती है, यानी उसका जो हेड वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। ठीक है, ऐसे रखने का क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो चलो कारण बाद में बताएंगे, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, वरना कि ऑप्शन समझ नहीं आएंगे वरना। पहला ऑप्शन है, इट रिड्यूसेस वेनस फिलिंग। ठीक है, वेनस फिलिंग कम हो जाएगा कैसे। दूसरा ऑप्शन है, इट डिक्रीजेज रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स, तो क्या रिस्क कम हो जाएंगे न्यूमोथोरैक्स के। थर्ड ऑप्शन है, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म एंड डिस्टेंट सेंट्रल वेन्स, तो ये कम हो जाएगा क्या, रिड्यूसेस। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि एयर एम्बोलिज्म, एयर हमेशा कहाँ पे रहेगी, जो पार्ट हमारी बॉडी का ऊपर रहता है वहाँ पे क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्या कर दिया, पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग कर दिया, ट्रेंडलबर्ग में हेड पार्ट नीचे चला गया, तो पैर वाला पार्ट जो भी ऊपर है, तो जो एयर बबल था वो कहाँ पे चला जाएगा, आगे बढ़ता बढ़ता पैरों में चला जाएगा। पैरों में एयर एम्बोलिज्म होता है तो इतना इश्यू क्रिएट नहीं होता। यही अगर आप क्या करते उसको रिवर्स ट्रेंडलबर्ग रखते, तो अब क्या होता, जो एयर एम्बोलिज्म था वो ब्रेन में चल जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा मतलब सीवियर कंडीशन आ जाएगी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। तो मोस्ट कॉमनली क्या, हमेशा यही है आइडियल तरीका कि जब सेंट्रल लाइन इंसर्शन कर रहे हैं तो जो पेशेंट की पोजीशनिंग है वो हमेशा स्लाइटली ट्रेंडलबर्ग रखी जाती है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म एंड डिस्टेंट्स सेंट्रल वेन्स, और जो सेंट्रल वेन्स उनको भी क्या करता है, डिस्टेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू ट्रेंडलबर्ग। ठीक है, ट्रेंडलबर्ग कैसे क्या लगाई जाती है वो हम ऑप्शंस में देखेंगे। पहला ऑप्शन है, पेशेंट लाइंग सुपाइन विद हेड रेज 50 to 30 डिग्री, गलत है, हेड को रेज नहीं किया जाता है, हेड को लोअर किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, पेशेंट लाइंग सुपाइन विद हेड लोवर्ड 15 to 30 डिग्री, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, पेशेंट लाइंग प्रोन विद, प्रोन होता ही नहीं है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, पेशेंट इन लेटरल लिबिक्विटिस विद हेड लोवर, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, पेशेंट लाइंग इन सुपाइन विद हेड लोवर्ड 15 to 30 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डूइंग सेंटर लाइन इंसर्शन ए ट्राइंगल आइडेंटिफाइड फॉर लोकेटिंग द इंसर्शन पॉइंट ऑफ निडल दैट ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाई। तो जब सेंटर लाइन इंसर्ट की जाती है तो पहले क्या करते हैं, हम लोकेट करते हैं कि कहाँ से हमको अंदर की तरफ जाना है। तो लोकेट करते हैं तो क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है, वो ट्राइंगल किस किस से मिलके बन रहा है, तो वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास है, 2 हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल एंड क्लेविकल। सेकंड ऑप्शन है क्लेविकल, फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम। थर्ड ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरी, ट्रेकिया, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। फोर्थ ऑप्शन है जुगुलर नोच, थर्ड कार्टिलेज, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप सभी को पता है सीवीपी कहाँ से डाली जाती है, नेक वाले पोर्शन के पास से डालते हैं। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ नेक से पास में डालते हैं। तो वहाँ पे कौन से आपको इसमें देखने को मिल रहा है, 2 हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, जो हमारी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल होती है। ठीक है, उसके 2 हेड्स यानी कि 2 लेयर्स तो उसकी निकलती हैं, तो 2 साइड तो ट्रायंगल की इसकी वजह से बन जाएंगी। और तीसरी कौन बनाएगा, तीसरी बनाएगा क्लेविकल हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड एंड क्लेविकल। आप गूगल से इसकी पिक्चर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीवीपी किट डैश शेप्ड वायर इज गिवन विच वर्क्स एज ए गाइड वायर। तो जो सीवीपी किट होता है, आपने देखा होगा सेंट्रल लाइन इंसर्शन करवाया हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब निडल इंसर्ट की जाती है उसके बाद में डायलेटर से डायलेट को उसको स्किन को डायलेट करके और फिर क्या किया जाता है, उसके अंदर गाइड वायर डाला जाता है। अब जो गाइड वायर डाला जाता है वो कौन सी शेप का होता है, जेड शेप का होता है कि एल का होता है कि जे का होता है कि सी शेप का होता है। करेक्ट आंसर इसका आएगा जे शेप का वायर होता है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिप ऑफ सेंट्रल लाइन शुड बी प्रेजेंट एट। ऑप्शन हमारे पास में मिड ब्रेकियोसेफेलिक वेन, एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा विद राइट एट्रियम, इनसाइड द राइट एट्रियम। फोर्थ ऑप्शन है, एट द जंक्शन ऑफ इन्फीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। करेक्ट आंसर का क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा विद राइट एट्रियम। तो जो सेंट्रल लाइन कैथेटर हमने डाला है, सेंट्रल वेनस कैथेटर, वो ठीक है, वो कहाँ तक जाता है अंदर तक और कहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं, वो क्वेश्चन में पूछा था। तो ये ठीक है, शुरू तो कहाँ से हो रहा है, ये या तो राइट आईजीबी से डालते हैं, सबक्लेवियन से डालते हैं, वहाँ से इंसर्ट होता होता कहाँ तक पहुँचता है, ये पहुँचता है जो हमारा जंक्शन होता है सुपीरियर वेना केवा का और राइट एट्रियम का, वहाँ तक ये पहुँचता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको क्या जाता है, फिक्स किया कर दिया जाता है। और कितने डिस्टेंस के बीच में हो जाता है सारा, तो वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यूजुअली द डिस्टेंस बिटवीन द एंट्री पॉइंट ऑफ सीवीपी कैथेटर, जो स्किन पे हमने इंसिजन लिया है या फिर नीडल पंचर की है, वहाँ से लेके द पॉइंट वेयर इट द टिप पार्ट इज फिक्स्ड, उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना ऐसे नॉर्मली ऐसा पूछ रहा है ये कि सीवीपी कैथेटर को कितना सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा आएगा इसका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर उसको अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंजरस इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन वाइल सीवीपी इंसर्शन इज। अब कॉम्प्लिकेशन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों चारों हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मोस्ट डेंजरस इमीडिएट, जो कि यानी कि इमीडिएट मतलब कि जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसी टाइम आपने को देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन है इन्फेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, उसका पता अगर हो भी जाएगा अभी तो भी आपको एकदम से पता नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ऑप्शन इमीडिएट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ब्लीडिंग इमीडिएट होती है पर मोस्ट डेंजरस नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ब्लीडिंग तो नॉर्मली किसी प्रोसीजर में होती है। थर्ड ऑप्शन है हेमेटोमा को भी हम मोस्ट डेंजरस नहीं कह सकते। फोर्थ ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स को क्या बोलेंगे हम, मोस्ट डेंजरस इमीडिएट। ये दोनों क्राइटेरिया क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, मोस्ट डेंजरस भी ये है और इमीडिएट भी ये है, क्योंकि निडल पंचर की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी प्लूरा है वो क्या हो जाएगी, पंचर हो सकती है, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, द मोस्ट डेंजरस इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन पूछेगा तो क्या देंगे हम आंसर, न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड आर्टीरियल पंचर ड्यूरिंग सीवीपी इंसर्शन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी। तो जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया मोस्ट डेंजरस इमीडिएट साइन, तो क्या हो गया था, न्यूमोथोरेक्स। अब अगर क्वेश्चन पूछता कि मोस्ट कॉमनली कौन सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, जो हम सबक्लेवियन वेन और या फिर वो डाल रहे हैं राइट आईजीबी, तो उसके पास में क्या होती है, आर्टरी भी होती है हमारी। तो क्या होता है, गलती से वो वेन की जगह आर्टरी में पहुँच जाता है, तो फिर जब एस्पिरेट करेंगे उसको तो ब्राइट रेड कलर देखने को मिलता है। ब्राइट रेड कलर अगर उसके अंदर आया सिरिंज के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि वो आर्टीरियल ब्लड है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है।
इमीडिएट डेंजरस कौन सा था, न्यूमोथोरेक्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हुआ, आर्टेरियल पंचर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकी अगर की आर्टेरियल पंचर अगर हो गया आपसे गलती से, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करने वाले हैं। ऑप्शन 1 है इंजेक्ट हिपैरिन, हिपैरिन देंगे, नहीं हिपैरिन नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू इंसर्टिंग कैथेटर, क्या आप कैथेटर डालते रहेंगे, नहीं ये भी नहीं हम नहीं करेंगे, अगर आर्टरी में आ गया तो उसको बाहर निकालना है। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है अप्लाई फर्म प्रेशर एंड ट्राई अगेन, ठीक है ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, कन्वर्ट टू आर्टेरियल लाइन। आर्टेरियल लाइन में कन्वर्ट क्यों करना है इसको, आर्टेरियल लाइन में कन्वर्ट नहीं करना। हमारा मेन मोटिव क्या था इसको डालने का सेप्टेनवेलिस कैथेटर को, कि हमारे को मल्टीपल वेनस एक्सेस मिल सके, ठीक है, और सीवीपी प्रेशर मॉनिटरिंग हम कर सकें। तो ये सारा हम क्या कर लेंगे, इसको फोर्थ ऑप्शन इसका गलत कहा जाता है इसकी वजह से। तो इसकी इस कंडीशन में क्या किया जाएगा करेक्टली, जो इसका आंसर होना चाहिए वो अप्लाई फर्म प्रेशर एंड ट्राई अगेन। कैथेटर को बाहर निकालो, फर्म प्रेशर उस पर रखो थोड़ी देर के लिए, इसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए, और उसके बाद में फिर से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉनिटरिंग साइन दैट टेल्स दैट सीवीपी कैथेटर रीच्ड टू राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल। अब हम सबको पता है कि जो हम सीवीपी कैथेटराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, गाइड वायर इंसर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो अब गाइड वायर क्या होता है, वो आगे तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है, वो शुरू होता है राइट आईजीबी या फिर सबक्लेवियन वेन, दोनों में से कहीं से भी शुरू होएगा, और वो कहाँ तक उसको हम इंसर्ट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो इंसर्ट करते रहते हैं और मॉनिटर पे देखते रहते हैं पीछे की साइड। जब मॉनिटर पे एक सिम्टम आता है, ठीक है, वो कौन सिम्टम होता है, वो टैकीकार्डिया होता है। जब मॉनिटर पे पेशेंट को टैकीकार्डिया होने लग गया, उसका मतलब क्या है कि जो गाइड वायर था हमारा वो राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, इन दोनों में से किसी को हिट कर चुका है, यानी कि हार्ट जो हमारी मसल है उसको हिट कर चुका है। जब हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स वगैरह जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जब उनको कोई टच करता है या स्टिमुलेट करता है तो उनकी वजह से क्या होता है, एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। उसके बदले में रेस्पॉन्स कौन सा होता है, वो टैकीकार्डिया होता है। तो जब टैकीकार्डिया उनको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे वो गाइड वायर को पीछे कर लेते हैं, ठीक है, और आगे इंसर्ट नहीं करेंगे। तो पीछे कर लेंगे, ठीक है, मतलब पीछे कर लिया मतलब कि अब आपको सही लोकेशन पता है। जब उसकी वो हार्ट रेट नॉर्मल होने लगेगी, मतलब आप वहीं पे उसको फिक्स कर दो, गाइड वायर को वहीं पे रहने दो, और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम कैथेटर इंसर्ट कर देंगे वहाँ तक, ठीक है, जितना डिस्टेंस हमको मिला उसके हिसाब से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या निकला, थर्ड ऑप्शन टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवीपी कैथेटराइजेशन। तो ऑप्शंस हमारे पास में न्यूमोथोरेक्स, ब्लीडिंग, आर्टेरियल पंचर, हीमेटोमा, फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीवीपी कैथेटराइजेशन का हम किसको मानते हैं, आर्टेरियल पंचर को। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहला कौन सा था, न्यूमोथोरेक्स, मोस्ट इमीडिएट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आर्टेरियल पंचर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कैरोटिड आर्टरी हैज मोस्ट चांसेस। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि सीवीपी कैथेटराइजेशन के टाइम पे अगर गलती से आर्टेरियल पंचर हो गया है तो मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरी को पंचर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आंसर क्या देंगे हम, कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स एज ए कॉम्प्लिकेशन वाइल सीवीपी कैथेटराइजेशन आर मोर इन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमको, चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स एज ए कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वाइल सीवीपी कैथेटराइजेशन आर मोर इन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो न्यूमोथोरेक्स के जो चांसेस होते हैं सीवीपी कैथेटराइजेशन के टाइम पे वो किस कंडीशन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास में व्हेन पेशेंट इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रेंडलबर्ग, ठीक है, ट्रेंडलबर्ग ठीक से नहीं है तो क्या न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। दूसरा स्टेटमेंट वाइल चूजिंग सबक्लेवियन फॉर सीवीपी इंसर्शन, ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आप राइट आईजीवी की जगह सबक्लेवियन चूज़ कर रहे हैं तो न्यूमोथोरेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है। सेकंड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है क्योंकि सबक्लेवियन वेन होती है जो हमारी वो डीपर साइड से होती है, क्लेविकल के नीचे से होते हुए जाती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसको प्लूरा को पंचर करने के, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है वाइल चूजिंग सबक्लेवियन वेन फॉर सीवीपी इंसर्शन। इसकी जगह पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट आईजीवी या फिर सबक्लेवियन वेन, दोनों में से कौन से में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि न्यूमोथोरेक्स हो सकता है उसको, तो ज़्यादा चांसेस किस में होते हैं, सबक्लेवियन वेन में ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवीपी कैथेटराइजेशन। ऑप्शंस हमारे पास में एयर एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरेक्स, कार्डियक टेम्पोनेट, इन्फेक्शन। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो लेट कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होगा, इन्फेक्शन होता है। एयर एम्बोलिज्म लेट नहीं होता, न्यूमोथोरेक्स लेट नहीं होता, कार्डियक टेम्पोनेट भी लेट नहीं होता, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन सा हुआ, लेट इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिया। मोस्ट इमीडिएट मोस्ट डेंजरस हो गया, दूसरा मोस्ट कॉमनली हो गया, तीसरा हमने पढ़ लिया क्या, लेट कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है।
तो ये तीनों हमको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पीए कैथेटराइजेशन। तो सीवीपी के टॉपिक्स जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने पहले ख़त्म कर लिए। अब हम किसके करेंगे क्वेश्चन, पीए कैथेटराइजेशन के करेंगे, यानी पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में हिकमन कैथेटर, बोवियक कैथेटर, स्वान गेंज कैथेटर, ग्रॉस होंग कैथेटर। इन चारों में से कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं पीए कैथेटराइजेशन के लिए? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा स्वान गेंज कैथेटर। ये हमको याद रखना है, स्वान गेंज कैथेटर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीए कैथेटराइजेशन। जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास में व्हेन इट्स टिप रीचेस टू राइट वेंट्रिकल सिस्टोलिक बीपी विल इंक्रीज। ठीक है, कितना इंक्रीज हो जाएगा? 5 to 15 mmHg। तो ये 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये अजय यादव की बुक में भी हैं ये वाले। तो उनमें से हमको 2 स्टेटमेंट निकालने हैं 4 में से, जो कि क्या है, करेक्ट है। तो पीए कैथेटराइजेशन में क्या होता है, जो हमारा कैथेटर होता है स्वान गेंज कैथेटर, वो कहाँ तक जाता है? वो जाता है राइट एट्रियम को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल को क्रॉस करके कहाँ जाता है? वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी में उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया जाता है। तो जैसे कि हम सीवीपी कैथेटराइजेशन के टाइम पे टैकीकार्डिया से पता लगा रहे थे कि हम सही लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अब सीवीपी कैथेटर हम इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही क्या होता है पीए कैथेटराइजेशन में भी क्या होता है कि मॉनिटर अगर आप देखेंगे तो उसके क्या बोलते हैं, साइंस निकलते हैं। जैसे जैसे कैथेटर आगे जाता जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो मॉनिटरिंग में हमको पता लग सकता है कि अब हम राइट एट्रियम में पहुंच गए, अब हम राइट वेंट्रिकल में पहुंच गए, और अब हम पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गए। तो वो क्या मॉनिटरिंग जो होती है वो हमको पता होनी चाहिए। तो वही एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बताया कि जब ये राइट वेंट्रिकल पे पहुंच जाएगा स्वान गेंज कैथेटर, तो जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है पेशेंट का वो 5 to 15 mmHg से बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन द टिप रीचेस टू राइट वेंट्रिकल सिस्टोलिक बीपी विल इंक्रीजेस टू 15 to 30 डिग्री mmHg। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं व्हेन द टिप रीचेस टू पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक बीपी विल सडनली इंक्रीज्ड 5 to 15 mmHg। तो उसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में कितना दे रखा है 15 to 30, ये गलत है। तो हमको इसमें क्या याद रखना है कि जब राइट एट्रियम में पहुंचेगा उसके बाद राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। तो जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है पीए कैथेटर तो क्या होता है उस टाइम पे जो सिस्टोलिक बीपी जो पेशेंट का पहले नॉर्मल था उससे 15 से 30 आगे बढ़ जाएगा। तो जब वो 15 से 30 आगे बढ़ा तो उसका मतलब क्या है कि हमारा कैथेटर राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। उसके बाद में तो उसको थोड़ा सा और इंसर्ट किया जाएगा ताकि उसको पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचाया जा सके। अब पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया, पता कैसे लगेगा? जब पेशेंट का डायस्टोलिक प्रेशर जो पहले आ रहा था उसमें से 5 से 15 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी एंड सी आर करेक्ट इसका है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपको याद रखने वाली हैं, 5 से 15, 15 से 30, एक में सिस्टोलिक एक में डायस्टोलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मेथड टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट इज। ठीक है, इसमें पूछा है कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन जब भी पूछ लेगा ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं करना है, मोस्ट कॉमन तो एक ही होता है सबके अंदर। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्मोडाइल्यूशन, डाइडाइल्यूशन, फिक्स प्रिंसिपल, ऑल ऑफ दिस। नॉर्मली देखा जाए तो तीनों मेथड यूज़ करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? थर्मोडाइल्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेसर दैट कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट बाय कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम्स इन थर्मोडाइल्यूशन टेक्निक इज नोन एज। जो एक डिवाइस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम्स की हेल्प लेके थर्मोडाइल्यूशन टेक्निक में जो यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास में ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, थर्मिस्टर, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम देख लेंगे कि थर्मोडाइल्यूशन यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो आंसर क्या जाना है? थर्मिस्टर। यही अगर इसी की जगह क्या बोलता है, थर्मोडाइल्यूशन वगैरह कुछ मेंशन नहीं करता, पूछता है कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो प्रेशर कैलकुलेट कैसे जाता है? तो ट्रांसड्यूसर से किया जाता है। यही अगर किसका पूछा कार्डिक आउटपुट थ्रू थर्मोडाइल्यूशन टेक्निक, तो क्या आंसर देंगे? थर्मिस्टर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PaOP रिप्रेजेंट्स। PaOP का मतलब क्या है? पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन है राइट एट्रियम प्रेशर, राइट वेंट्रिकल प्रेशर, लेफ्ट एट्रियम प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर। तो जैसे कि इसी के तरीका क्वेश्चन हम सीवीपी में बन सकता है कि जो सीवीपी प्रेशर होता है वो किसको करता था रिप्रेजेंट? वो करता था राइट एट्रियम को, क्योंकि वो राइट एट्रियम से जस्ट ऊपर की साइड था, ठीक है, जंक्शन पे था। वैसे ये PaOP का पूछ रहा है पल्मोनरी आर्टरी का, तो ये कहाँ पे फिक्स होती है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो ये इससे आगे क्या आता है? इससे आगे आता है लेफ्ट एट्रियम। तो ये किसको डिनोट करेगा? इसका प्रेशर लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को इसको डिनोट करेगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ PaOP इज। जो पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 4 to 12 mmHg। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेजर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियोजेनिक एंड नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो हमने पहले क्या बीपी देख लिया, सीवीपी देख लिया, पल्मोनरी आर्टरी देख लिया, ठीक है, कैथेटराइजेशन भी हमने कर ली। अब हम क्या पैरामीटर चेक करने वाले हैं? अब हम पैरामीटर चेक करेंगे कि जो पीए कैथेटराइजेशन होता है उसकी वजह से क्या पता लग सकता है। उसकी वजह से पता लगा सकते हैं हम कि पेशेंट को कार्डियोजेनिक इडेमा है या फिर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडेमा है। इन दोनों में से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। कार्डियोजेनिक मतलब कि हार्ट रिलेटेड इशू की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को पल्मोनरी इडेमा हो रहा है। नॉन कार्डियोजेनिक का मतलब क्या है कि हार्ट की वजह से कोई इशू नहीं है, पेशेंट को किसी और रीज़न की वजह से पल्मोनरी इडेमा हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट की इसमें क्या रोल है कि हार्ट में कोई दिक्कत आई है कि नहीं आई है, तो वो हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, PAOP प्रेशर के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर के थ्रू, ठीक है। CVP इसका आंसर नहीं देंगे, POP इसका आंसर देंगे। स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। PAOP लेस देन 18 mmHg इंडिकेट्स नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडेमा। नॉर्मल रेंज कितनी याद की थी हमने, 4 to 12 mmHg। अब ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ये 18 से कम है और पेशेंट को अगर इडेमा हो रखा है तो हम क्या मान के चलेंगे कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडेमा है उसको, ठीक है। वही अगर ये 25 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, ये कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। एक चीज़ हमको अच्छे से समझनी है कि जब भी अंदर हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़े हुए हैं ना, तो मतलब क्या है कि हार्ट में अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रखी है। पहले भी हमने देखा था कि अगर पेशेंट की बीपी कम हो रही है पर उसका क्या हो रहा था, जो राइट एट्रियम का प्रेशर था वो बढ़ा हुआ था, यानी कि CV प्रेशर उसका बढ़ा हुआ था। तो हार्ट का प्रेशर बढ़ा हुआ पर बीपी कम है, इसका मतलब क्या हुआ था, पंप फेलियर निकला था। इसके अंदर भी ऐसा ही है कि अगर प्रेशर इसका 25 से ज़्यादा हो रखा है तो मतलब क्या दिक्कत है कि कार्डियोजेनिक यानी कि हार्ट की वजह से कुछ इशू है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, पल्मोनरी इडेमा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट गाइड टू एसेस टिश्यू परफ्यूजन। ये क्वेश्चन हमको गलत नहीं करना है, इसमें हम आराम से कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। टिश्यू परफ्यूजन के लिए सबसे अच्छा गाइड कौन सा है, ABG एनालिसिस, सेकंड ऑप्शन है मिक्स्ड वेनस ब्लड एनालिसिस, PAOP CV प्रेशर। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ABG एनालिसिस के अंदर, काफ़ी बच्चे होंगे जो सीधा ABG एनालिसिस का आंसर टिक कर देंगे, पर इसका आंसर ABG एनालिसिस नहीं है। जो टिश्यू लेवल पे परफ्यूजन चेक होता है वो किसकी वजह से हम अच्छे से चेक कर सकते हैं, मिक्स्ड वेनस ब्लड एनालिसिस की वजह से। अब ABG एनालिसिस से हम क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि ABG में क्या होता है, जो आर्टिरियल ब्लड होता है उसका सैंपल होता है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है कि नहीं, वो उससे हम पता लगा सकते हैं ABG एनालिसिस से। पर वो टिश्यूज़ को डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑक्सीजन, तो ये कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाएगा जैसे मान लेते हैं कि आर्टरी के अंदर 100 ml ऑक्सीजन गया था, ठीक है। अब वापस वेन के अंदर कितना आया, 75, यानी कि 25 कहाँ चला गया, टिश्यूज़ के अंदर चला गया। तो जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, मिक्स्ड वेनस ब्लड एनालिसिस हम जब करेंगे तो उसका जो आएगा ना उसमें लेवल ऑक्सीजन का, तो उसको देख के हम पता लगा लेंगे कि इसने टिश्यू को डिलीवर किया है कि नहीं किया, कि कोई और तो इशू नहीं है, जैसे कि हिस्टोटॉक्सिक, वो हिस्टोटॉक्सिक तो नहीं हो रखा उसको। तो टिश्यू परफ्यूजन तो किससे पता लग सकता है, मोस्ट कॉमनली मिक्स्ड वेनस ब्लड एनालिसिस थे। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट साइट टू टेक मिक्स्ड वेनस ब्लड सैंपल टू फाइंड अबाउट टिश्यू परफ्यूजन। तो सबसे अच्छी साइट कौन सी मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन है एंटीक्यूपेटल, सबक्लेवियन, पल्मोनरी आर्टरी, सिफेलिक। तो पल्मोनरी आर्टरी को मिक्स्ड वेनस ब्लड सैंपल के लिए एकदम बेस्ट साइट मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, वेना केवा के होते हुए, राइट एट्रियम के होते हुए, राइट वेंट्रिकल के होते हुए, जो जितने भी सेंट्रल वेन्स है, पूरी बॉडी का जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए ही कहाँ जाएगा, वो लंग्स के अंदर जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये लास्ट का सबका एक कॉमन रास्ता है। जैसे गाँव की छोटी छोटी सड़कें साइकिल किससे मिलती हैं, हाईवे से मिलती हैं। हाईवे क्या करता है, कनेक्टिंग रोड होता है, तो वैसे ही इसके अंदर हाईवे कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप सीधे यहीं से सैंपल लेंगे तो सबसे अच्छा टिश्यू परफ्यूजन जो निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, एनालिसिस करके। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस देन हाउ मच परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मिक्स्ड वेनस ब्लड सैंपल कंसिडर्ड एज टिश्यू परफ्यूजन डेफिशिएंसी। मतलब कि कितना तो होना ही चाहिए उसका, जो मिक्स्ड वेनस ब्लड एनालिसिस हमने किया तो उसका परफ्यूजन कितना होना चाहिए, मिनिमम 75% वो मिनिमम नॉर्मली होता है। अभी पूछ रहा है कि कितने से कम अगर वो हो गया तो जिसकी वजह से हम क्या डिनोट कर सकते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो नॉर्मली तो कितना होता है, 75% होता है, पर अगर ये 60 से कम हो गया तो हम बता सकते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन डेफिशिएंसी हो चुकी है, टिश्यूज़ को क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास में लो PAOP विद स्ट्रोक वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स हाइपोवोलेमिया,
ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन किसकी तरह आ गया, जैसे हमने पहले CVP और BP को कंपेयर करके हमने कंडीशंस निकाली थी 2, इसमें PaOP और स्ट्रोक वॉल्यूम को कंपेयर करके हम फिर से 2 कंडीशंस निकालेंगे। ठीक है, तो अगर पेशेंट का PaOP लो है, नॉर्मल वैल्यू कितनी थी PaOP की 4 to 12 mmHg, तो इससे ये अगर एक कम है और साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो हमारा हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड 1 मिनट में इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक बारे में कितना इजेक्ट कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो जब दोनों ही अगर कम है तो मतलब क्या है, पेशेंट के पास फ्लूइड की कमी है, यानी कि हाइपोवोलेमिया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाई PaOP लो स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर, यानी प्रेशर तो ज़्यादा है पर वो हार्ट जनरेट नहीं कर पा रहा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हार्ट जोड़ तो लगा रहा है पर वो जनरेट कर नहीं पा रहा है, तो मतलब क्या है, उसका फेलियर है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका पंप फेलियर। तो दोनों ऑप्शन ये करेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आएगा, बोथ आर करेक्ट ही। तो ये भी हमको कंडीशन याद रखनी है, CVP की कंडीशन भी हमको याद रखनी है, दोनों हमको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बेटर गाइड फॉर फ्लूइड टाइट्रेशन थेरेपी। तो जो फ्लूइड टाइट्रेशन थेरेपी होती है, पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है, तो बेटर गाइड कौन सा हो सकता है, जिसकी वजह से बेटर गाइड कौन सा होगा, जिसकी वजह से हमको पता लग सके कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एक्चुअली में कितना फ्लूइड है और उसको कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो वो एक्चुअली वाला जो फ्लूइड है उसके अंदर है, तो वो किससे पता लगा सकते हैं। ऑप्शन है CVP, IBP, PaOP, SVR। तो इन सारे में से कौन सा बेटर गाइड होगा, बेटर गाइड होगा PaOP। ठीक है, CVP के कंपेयर में PaOP ज़्यादा अच्छे से बता सकता है फ्लूइड टाइट्रेशन थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्कोकार्डियोग्राफी TTE या फिर TEE कैन डिटेक्ट ऑल दीज पैरामीटर्स एक्सेप्ट। ठीक है, सब कुछ बता देंगे पर कौन सा नहीं बता पाएंगे। तो एक्कोकार्डियोग्राफी TTE भी होती है, TEE भी होती है, दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांस ठीक है, पहला तो क्या था, ट्रांस थोरेसिक एक्कोकार्डियोग्राफी, और TEE का मतलब क्या था, ट्रांस इसोफेजियल एक्कोकार्डियोग्राफी। ठीक है, 2 अलग अलग मेथड है एक्कोकार्डियोग्राफी के, दोनों सब कुछ बताएंगे, कौन सा नहीं बताएंगे। ऑप्शन से कार्डिक आउटपुट बताएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन भी बताता है, एयर एम्बोलिज्म भी बता देता है। तो ये तो चारों बता सकता है, तो वो उसका लास्ट ऑप्शन जाएगा कैन डिटेक्ट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग methods is best to detect air embolism during central venous और न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, जो एयर एम्बोलिज्म गलती से पेशेंट के अंदर जा चुका है, एयर एम्बोलिज्म बन चुका है, तो उसका पता कैसे लगा सकते हैं। ऑप्शन है कैप्नोग्राफी, प्रीकोर्डियल डॉपलर साउंड, थर्ड ऑप्शन है ट्रांस इसोफेजियल एक्कोकार्डियोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल वेनस प्रेशर वेवफॉर्म मॉनिटरिंग। करेक्ट आंसर इसका होगा TEE, ट्रांस इसोफेजियल एक्कोकार्डियोग्राफी। जो अगर कभी भी एयर एम्बोलिज्म का पता लगाना होगा तो TEE ही हमेशा क्या कहता है, प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है एयर एम्बोलिज्म को लेकर। ये 0.2 ml तक का अगर एयर एम्बोलिज्म होगा तो उसको भी ये पता लगा लेता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट है। ये वीडियो देखो आप, वीडियो दिखाता हूँ मैं, ये ट्रांस इसोफेजियल एक्कोकार्डियोग्राफी की वीडियो है। जो टी प्रोब था वो इंसर्ट किया गया था लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस ऑफ पेशेंट का, और उसके बाद में ये हमको जो इसमें दिख रहा है वीडियो में, ये फ्लक्चुएशंस आ रही है, किसकी वजह से आ रही हैं, ये हार्ट की रियल टाइम इमेज है। जब हार्ट इजेक्ट आउट कर रहा है ब्लड तो ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो हमको स्क्रीन पर दिखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर कॉम्प्लिकेशंस। ऑप्शन से TEE, TTE बोथ हैव इक्वल कॉम्प्लिकेशंस, नॉट कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। तो TEE, TTE में से दोनों में से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किसके पास होंगे। पहले तो बात कर लेते हैं कि दोनों में बेटर कौन सा है। बेटर कौन सा है, बेटर TEE है हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस यानी कि वहाँ तक जाता है उसका प्रोब। तो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के पास में क्या होता है, हार्ट होता है। तो जितना हार्ट के पास जाके आप पता लगा सकते हैं बिना कुछ डैमेज किए, तो वो हमेशा बेटर होता है। ये रियल टाइम इमेज हमको दिखाता है हार्ट की, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी भी इमेजेस दिखाता है हमको। तो बेटर तो कौन सा होता है, TEE। पर जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा किसमें होंगे, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उसके अंदर होते हैं जो ज़्यादा इन्वेजिव जाएगा। तो TTE के कंपेयर में TEE ज़्यादा क्या होता है, इन्वेजिव होता है। तो ट्रांस इसोफेजियल एक्कोकार्डियोग्राफी हैज़ मोर कॉम्प्लिकेशंस ओवर TTE। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आप देखिए, ये इस तरीके से जो हाथ में प्रोब दिख रहा है, टी प्रोब, ये पेशेंट के मुंह में जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के पास में।
TEE is an invasive procedure in which intubation is priorly required. Also it has risk of esophageal rupture. अब हमने ये तो बात कर ली कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस TEE में होते हैं, पर वो कॉम्प्लिकेशन चांसेस होते क्या हैं, वो होता है कि ईसोफेगस को ये रप्चर कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इंटूबेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है पेशेंट को, तभी आप टी प्रोब इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग ऑल कार्डिक चेम्बर्स पॉसिबल मेजर all cardiac chambers pressure is possible by using pulmonary artery catheterization except one। जो चारों हार्ट के चैम्बर हैं उनमें से 3 चैम्बर का हम प्रेशर पता लगा सकते हैं, सिर्फ एक का पता नहीं लगा पाएंगे। तो वो कौन से चैम्बर का पता लगा सकते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल का पता लगा सकते हैं, बाकी इन तीनों वेंट्रिकल का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू विजुअलाइज हार्ट एक्टिविटी इन रियल टाइम। तो ये वीडियो हम देख चुके हैं पहले। जो रियल टाइम हार्ट की एक्टिविटी होती है वो TEE सबसे अच्छे से बताता है। तो ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉन इन्वेजिव मेथड्स टू कैलकुलेट हार्ट रिलेटेड फंक्शनिंग। तो नॉन इन्वेजिव मेथड कौन से हैं इनमें, ऑप्शन है ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी, हाँ ये नॉन इन्वेजिव है। थोरेसिक बायोइम्पिडेंस है, ये भी नॉन इन्वेजिव है। TEE ये नॉन इन्वेजिव नहीं है, इन्वेजिव है। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन ये भी इन्वेजिव है। पल्स कंट्रोल डिवाइस ये भी इन्वेजिव है। पार्शियल CO2 ब्रीथिंग कार्डिक आउटपुट ये भी इन्वेजिव है। तो इन्वेजिव कैसे हुआ, TEE में तो क्या हो रहा था, जो ईसोफेगस के अंदर जाएगा ये टी प्रोब, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर जा रहा था जो कैथेटर था PA कैथेटर, वो कहाँ तक जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी तक जा रहा था, ठीक है, जो कि बहुत डीप पार्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये भी इन्वेजिव था। पल्स कॉन्टोर, इसमें आर्टीरियल कैनुलेशन किया जाता है, तो ये भी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। लास्ट ऑप्शन है पार्शियल CO2 रीब्रीथिंग कार्डिक आउटपुट, ये उन्हीं पेशेंट्स में कर सकते हैं जिसमें पहले से इंट्यूबेशन हो रखा है, ठीक है। तो ये भी इन्वेजिव था। तो शुरू के 2 नॉन इन्वेजिव है, बाकी सारे इन्वेजिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट कार्डिक आउटपुट। सबसे एक्यूरेट कार्डिक आउटपुट कौन बता सकता है, TEE, TTE, ट्रांसथोरेसिक बायोइम्पिडेंस, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, पल्स कंट्रोल डिवाइसेस। तो सबसे एक्यूरेट कौन सा बता पाएगा, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। PA कैथेटर ये मोस्ट एक्यूरेट कार्डिक आउटपुट बताता है। नेक्स्ट है विच प्रोसीजर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्वेजिव फॉर मेजरिंग कार्डिक फंक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। ऑप्शंस हैं एकोकार्डियोग्राफी, आर्टेरियल लाइन प्रेशर मॉनिटरिंग, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। तो मोस्ट इन्वेजिव कौन सा होगा, जो सबसे अंदर तक जाएगा। सबसे अंदर तक कौन जाता है, PA कैथेटर जाता है, इसको स्वान केंज भी बोलते हैं। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारी जो कार्डिक मॉनिटरिंग थी, एडवांस कार्डिक मॉनिटरिंग, वो हमने कंप्लीट कर ली। इसमें हमने IBP पढ़ लिया, CVP पढ़ लिया और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन पढ़ लिया। इसके अलावा हमने जो इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मेथड्स है इसके अलावा में, जैसे कि TEE ये पढ़ लिया और TTE पढ़ लिया, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें थी हमने सब कुछ पढ़ ली, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे सीक्वेंस मॉनिटरिंग रख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।